हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर के बारे में। तो लास्ट केस अपन ही लेस देन v0 देख रहे थे। तो उसमें आप अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू ये था और टी का वैल्यू ये था। मैंने आपको बोला था टी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको g/f का वैल्यू था। और सेम प्रोसेस थी जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है, भागफल में है, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से अपन जानते हैं r प्लस टी कितना होगा, 1 होगा ऑलवेज। ये अपन जानते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो एडिशन है, क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को जब अपन ऐड करेंगे तो इनका जो एडिशन है वो कितना आता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। या चाहे तो आप इनसे r और t से देख सकते हो, यहाँ से इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, r प्लस टी इक्वल टू, इसको ऐड किया क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। देखना ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है, भागफल में, ये दोनों पार्ट सेम है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। क्या बचेगा, प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल है, क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, कितना बचेगा, 1। तो r प्लस टी का वैल्यू जो ऑलवेज आएगा वो कितना आएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पे अपन ने लिया था k का जो वैल्यू लिया था, कितना लिया था, √2m/h कट स्क्वायर के इक्वल में। और अल्फा का जो वैल्यू लिया था वो कितना लिया था, √2m/v0 - e/h कट स्क्वायर के रूप में। तो ये अल्फा था, ये के था। तो अल्फा और के की जब वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आर का वैल्यू, तो इसको के स्क्वायर बोल दूंगा तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार इसको अल्फा स्क्वायर बोल दूंगा तो ये वाला आपका वैल्यू आ जाएगा। तो पहला क्या है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि 2m/e/h कट स्क्वायर प्लस 2m/v0 - e/h कट स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, यानी कि 2m/v0 - e/h कट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई अगेन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि 2m/e/h कट स्क्वायर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि e लेस देन v0 वाला केस है। तो अगला वाला जो केस है e ग्रेटर देन v0 वाला, वो आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आपका ये है, फिर वही आ गया साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, यानी कि आपका है 2m/v0 - e/h कट स्क्वायर ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 2m/v0 - e/h कट स्क्वायर अल्फा, के स्क्वायर की वैल्यू है 2m/h कट स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला क्या आएगा, इसका वैल्यू 2m/e/h कट स्क्वायर प्लस 2m/v0 - e/h कट स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा। तो ये देखना 2m/h कट स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m/v0/h कट स्क्वायर और माइनस 2m/h कट स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये 2m/v0/h कट स्क्वायर के बराबर। क्लियर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको भी 2m/v0/h कट स्क्वायर के बराबर। ये क्या बन जाएगा आपका, 2m/v0/h कट स्क्वायर
साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, और अल्फा ए मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अभी तो अल्फा ए को क्या लिख रहा हूँ मैं, एज इट इज। अल्फा की वैल्यू आपकी सेम है। यहाँ से ये वाला पार्ट भी सेम आ जाएगा, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर v0, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2m v0 माइनस ई अपॉन इंटू ई अपॉन एच कट स्क्वायर और 4 इंटू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आएगी r की। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, तो ये स्क्वायर था आपका, ये क्या था आपका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 v0 माइनस ई इंटू ई और 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया कॉमन आ गया। तो क्या बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, आपका रह जाएगा r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, अल्फा का वैल्यू लिखा हुआ है। इसी प्रकार v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4e v0 माइनस ई के बराबर। ये किसका वैल्यू आ जाएगा आपका r का। और इसी प्रकार जब t में आप वैल्यू पुट करोगे, किस में, t में, तो जब आप अल्फा और के की वैल्यू ऐसे ही प्रकार से पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी टी की वो क्या आएगी 4e v0 माइनस ई, चाहे तो आप पुट करके देख लेना, v स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4e v0 माइनस ई के बराबर। तो यहाँ से भी आप चाहे तो देख सकते हो r प्लस टी का वैल्यू कितना है, 1 के इक्वल में है। क्लियर। तो ये आपका r और t का वैल्यू आ गया। इसको चाहे तो आप यहाँ पे और कैसे लिख सकते हो, r इक्वल टू, इसमें से v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ये कॉमन ले लूँ मैं, क्या ले लूँ कॉमन, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। तो क्या बच जाएगा ये 1 अपॉन, या ऐसे करो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4e v0 माइनस ई डिवाइडेड बाई v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए का होल इनवर्स। इनवर्स का मतलब जानते हो ना आप, एक्स इनवर्स को कैसे लिखते हैं अपन, 1 अपॉन एक्स। तो इसका 1 अपॉन करेंगे तो आपका यही मिल जाएगा। तो इसको किसके रूप में लिख दिया मैंने, इनवर्स के रूप में। अब यहाँ देखना, इसका इसमें भाग देने पर और इसका इसमें भाग देने पर क्या मिलेगा, r इक्वल टू 1 प्लस 4e v0 माइनस ई डिवाइडेड बाई v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक a का होल इनवर्स, जहाँ अल्फा है आपका 2m, अल्फा स्क्वायर है 2m v0 माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने r लिखा है उसी प्रकार से आप t भी कैलकुलेट कर सकते हो।
क्या कर सकते हो, टी। टी क्या बन जाएगा आपका, टी। इसको कैसे लिख सकते हो आप, टी इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4E V0 माइनस ई डिवाइडेड बाई 4E V0 माइनस ई का होल इनवर्स। तो इसमें किसका डिवाइड करना, 4E V0 माइनस ई, तो टी हो जाएगा आपका 1 प्लस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन 4E V0 माइनस ई का होल इनवर्स। तो ये आपका R है, ये आपका T है, जिसका वैल्यू आ गया। आपसे अगर पूछा जाए कि इसको प्रूफ कीजिए या इसको प्रूफ कीजिए, से तो घबराने की बात नहीं है, ये आपको लास्ट तक याद रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप बस ये वाले फॉर्मूले कुछ याद रख लीजिए, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाला, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो बीएससी थर्ड ईयर की केवल एग्जाम की दृष्टि से। कंपटीशन एग्जाम के लिए तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कहीं से भी स्टेप पूछ सकता है। एग्जाम में तो क्या है कि या लास्ट वाला आप याद कर लो और बीच वाले में थोड़ा कर लेना, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है काफ़ी। तो अगर एग्जामिनर अच्छे से चेक करता है तो आपके लिए बुरा हो जाएगा फिर। क्लियर। तो ये आर और टी की वैल्यू है। तो केस कौन सा ले रहे थे अपन, ई लेस देन V0 वाला। तो इसका एक बार वो भी देख लेते हैं, ऑसिलेशन ग्राफ। तो साई का वैल्यू, साई फर्स्ट का वैल्यू क्या आया था अपना, ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स। साई सेकंड आया था आपका एफ की पावर अल्फा एक्स प्लस जी की पावर माइनस अल्फा एक्स। साई थर्ड आया था आपका सी की पावर आयोटा के एक्स। तो क्या होगा, ये आया इधर, ये देखना यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे एक दूसरे को। कैसे करेंगे देखना, इस प्रकार से सपोज करना है ऐसे है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका कण आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है, वेव पैकेट है उसका, और ये क्या करेगा, ऐसे घटेगा। क्या करेगा, मैनेज करके यहाँ तक घटेगा, और घटने के बाद क्या करेगा, ये आपका दोबारा से ऑसिलेशन करने लग जाएगा। और इसका मान क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये रियल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो डोमिनेट करेगी वो ये वाली क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, क्योंकि एक बार जब पार्टिकल इसके अंदर चला गया तो क्या होगा, उसका मान लगातार घटता जाएगा। अब तुम ही सोचो, एक वो एक्सपीरियंस कर रहा है V इक्वल टू 0 और एक एक्सपीरियंस कर रहा है V इक्वल टू V0। तो पहले आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है, अब यहाँ पे क्या आ गया, उस पर बल लग रहा है, एक तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो रोकने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका ऑसिलेशन कम हो जाएंगे, या क्या होगा, उसका मान लगातार घटने लग जाएगा। तो यहीं पे हो रहा है कि आ रहा है पार्टिकल, वैल्यू घटेगा, उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर देगा। एक बार जब निकल गया तो उसकी बची कुची हालात में वो क्या करेगा, स्टार्ट करना कर देगा। ये आपका x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है, ए है, रीजन फर्स्ट है, रीजन सेकंड है, रीजन थर्ड है। और ये कौन सा केस है, ई लेस देन V0। क्लियर। तो ये ई लेस देन V0 वाला केस था। ई ग्रेटर देन V0 का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता देता हूँ, और बाकी का आपको सॉल्यूशन पूरा स्वयं करना होगा। क्लियर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व पूरा करना होगा। केस सेकंड, ई ग्रेटर देन V0। अब की बार क्या हो रहा है कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, तो पार्टिकल कैसे जा रहा है, इस प्रकार से। ये V0 है, ये रीजन सेकंड है, ये रीजन फर्स्ट है, रीजन थर्ड है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, v इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू V0 है। सबसे पहले वही श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या आएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx2 प्लस v साई इक्वल टू ई साई।
इसको फिर अपन मॉडिफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी, d2 साई ओवर dx2 प्लस 2m e माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब मेरे को क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है रीजन फर्स्ट के लिए, रीजन सेकंड के लिए और रीजन थर्ड के लिए क्या करनी है, मेरे को ये वाली इक्वेशन लिखनी है। क्या करना है, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड के लिए ये वाली इक्वेशन लिखनी है। तो रीजन फर्स्ट के लिए क्या करना है, फॉर रीजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, साई आपका साई फर्स्ट है और v इक्वल टू 0। तो फिर श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, d2 साई फर्स्ट ओवर dx2 प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से क्या किया, दोबारा से माना 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो फिर क्या बन जाएगी समीकरण, d2 साई फर्स्ट ओवर dx2 प्लस, या इसको बोल लो k1 स्क्वायर। क्यों बोल रहा हूँ k1, अभी समझ में आएगा। तो ये हो गया k1 स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है सॉल्यूशन, आप जानते हो, यहाँ पे प्लस होता है तो साई फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x। यहाँ पे अपन यूज लेंगे k1 और k2 का, वहाँ पे k और अल्फा का, यहाँ पे k1 और k2 का, जिससे आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी रहे। वहाँ पे अलग डिफाइन कर दिया k और अल्फा, यहाँ पे k1 और k2 को अपन अलग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला आपको थोड़ा सा भी ध्यान है कि अच्छा ये k1 और k2 e ग्रेटर देन v0 वाले केस में आए थे, जबकि k और अल्फा किस केस में आए थे, e लेस देन v0 वाले केस। क्लियर। तो फॉर रीजन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, साई सेकंड हो जाएगा और v का मान v0 के बराबर। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना है, चलो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, d2 साई सेकेंड ओवर dx2 प्लस 2m e माइनस v0 अपॉन एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। बताइए ये इक्वेशन सही है या नहीं है। अगर जो बोल रहा सही है तो वो सही है, जो बोल रहा गलत है तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि आपकी बार केस ले रहे हैं e ग्रेटर देन v0 वाला, तो यहाँ पे कोई भी माइनस कॉमन नहीं आएगा। तो ये वाली इक्वेशन है ये वाली, तो यहाँ पे बोल लो वही, माना 2m e माइनस v0 अपॉन एच कट स्क्वायर की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, k2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो k2 स्क्वायर हो गया, तो समीकरण क्या हो गई, d2 साई सेकेंड ओवर dx2 प्लस k2 स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। तो यही फर्क है, वहां पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस आ रहा है। e लेस देन v0 वाले में केस में क्या आ रहा था, वहां पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे साई सेकेंड क्या आ जाएगा आपका f e की पावर आयोटा k2x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा k2x। तो याद रखना, जो सॉल्यूशन अभी कराया है मैंने e लेस देन v0 वाला, उससे थोड़ा सा क्या पूरा मिलता जुलता है इसका, थोड़ा बस k1 और k2 का ध्यान रखना, और यहाँ पे आयोटा वाली टर्म आ गई बस। क्लियर। ठीक है, अब फॉर रीजन थर्ड क्या हो गया, वही साई टेंस टू साई थर्ड, या साई को साई थर्ड के रूप में लिख दिया, और विभव का मान कितना है 0। सेम बात चल रही है, वो तो अपन पढ़ चुके हैं डायग्राम के बारे में। तो यहां से अगर लिखता हूं श्रोडिंगर समीकरण, तो क्या हो जाएगी, d2 साई थर्ड ओवर dx2 प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई थर्ड इक्वल टू 0। क्लियर। तो साई थर्ड इक्वल टू 0 है,
ये वाला वैल्यू, तो इसको मैंने क्या मान लिया, माना 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई थर्ड इक्वल 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को बोल दिया k1 स्क्वायर। तो समीकरण क्या हो जाएगी, d2 साई थर्ड ओवर dx2 प्लस k1 स्क्वायर साई थर्ड इक्वल टू 0। और साई थर्ड क्या आ जाएगा बताना, यहाँ पे लिख देता हूँ। साई थर्ड क्या आ जाएगा आपका, c e की पावर आयोटा k1x प्लस d e की पावर माइनस आयोटा k1x। क्लियर। तो मेरे को बताइए जो अपन ने साई थर्ड का वैल्यू लिया है, इसको मान लो चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे को बताइए क्या अपन ने जो साई थर्ड लिखा है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो क्यों सही है सोचिए, अगर गलत है तो क्यों गलत है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो ये आपका रीजन फर्स्ट है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन जो भी होगा, फिर क्या चला गया, वो यहाँ पे आ गया। अब एक बार इसको पार, वैसे तो अभी v इक्वल टू v0 का इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी क्या करेगा, इस रीजन को यदि वो पार कर गया, तो पार कर गया यानी पार कर गया, तो इसका मतलब क्या है, उस फंक्शन का वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा। यानी x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग को कर रहा है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को कर रहा है, ये घटाने को कर रहा है, ये बढ़ाने को कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, 0 या d इक्वल टू 0। तो उसकी सहायता से जो साई थर्ड है वो क्या आ जाएगा आपका, c e की पावर आयोटा kx k1x के बराबर। क्लियर। तो ये आपका e ग्रेटर देन v0 वाले केस में क्या आ गया, साई 1 साई 2 और साई 3 का वैल्यू। तो इसका वही अपन प्रोसेस देखते हैं, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, आगे की जो मेन कैलकुलेशन है वो आपको ही करनी होंगी, अपन बस आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो साई 1 है आपका a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x। साई सेकंड है आपका f e की पावर आयोटा k2x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा k2x। k1 और k2 की वैल्यू ध्यान रखना, ये अपने को आगे अपने यूज लेने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में जैसे अभी यूज लिया था वैसे। तो बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशन लगा दो, ये वाली जो बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशन है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a पर। तो क्या कर रहे हैं अपन, साई के बाउंड्री व कंटिन्यूटी कंडीशन से क्या होगा कि एट x इक्वल टू 0 पर वही प्रोसेस है, याद रखना। पहला क्या हो जाएगा, साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड, और डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स। तो साई फर्स्ट ओवर इक्वल टू साई सेकेंड किया, एट x इक्वल टू 0 पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी, समीकरण नंबर 3। और याद है ना, x इक्वल टू 0 पुट करना है, डेल साई फर्स्ट ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद x इक्वल टू 0 अपन पुट करेंगे। तो क्या आएगा आपका, आयोटा k1 a e की पावर आयोटा k1x माइनस b e की पावर माइनस आयोटा k1x। याद रखना मैं अब डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको। तो आयोटा k1 इसमें भी आएगा, आयोटा k1 इसमें भी आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, तो आयोटा k1 मैंने कॉमन ले लिया। इसमें क्या आएगा, आयोटा k2 और इसमें माइनस आयोटा k2, तो आयोटा k2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा k2 f e की पावर आयोटा k2x माइनस g e की पावर माइनस आयोटा k2x। और कहाँ पे देख रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर, तो ये e की पावर 0 बन जाएगा इक्वल टू 1।
तो क्या बन जाएगा ये आयोटा K1 A माइनस बी इक्वल टू आयोटा K2 F माइनस जी। आयोटा से आयोटा कैंसल आउट, तो A माइनस बी का जो वैल्यू है वो बन जाएगा K2 ओवर K1 F माइनस जी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 4 है। समझ में आया? तो ये इक्वेशन 3 और 4 हो गई। इसी प्रकार क्या करोगे आप, एट x इक्वल टू ए पर क्या कर दोगे, साई सेकेंड इक्वल टू साई थर्ड कर दोगे। तो अब की बार क्या होगा आपका एफ ई की पावर आयोटा K2A प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा K2A इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा K1A। अब की बार x इक्वल टू ए पर है, और सेकंड क्या हो जाएगा इसी का, डेल साई सेकेंड ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई थर्ड ओवर डेल एक्स। समीकरण नंबर 5 है ये। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं अगर आपको समझ में आया है तो, आयोटा K2 एफ ई की पावर आयोटा K2A माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा K2A इक्वल टू आयोटा K1 सी ई की पावर आयोटा K1A। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, तो समीकरण बनेगी आपकी एफ ई की पावर आयोटा K2A माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा K2A इक्वल टू K1 अपॉन K2 सी ई की पावर आयोटा K1A। समीकरण नंबर 6। ये तीसरी चौथी बार करा रहे हैं अपन, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो याद रखना ये 5 है गई, ये 6 हो गई। कहाँ से, बाउंड्री एवं कंटिन्यूटी कंडीशन से, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 4 5 6 आपको मिल चुकी है, कैलकुलेट करना है और टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब आप आर का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आर आएगा वो कोफिशिएंट के फॉर्म में वो आएगा आपका बी अपॉन मॉड ऑफ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या आएगा, मॉड ऑफ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बी अपॉन ए लेके आना है आपको, तो उसमें जी और एफ दोबारा आएगा। और इसी प्रकार जब आप टी कैलकुलेट करोगे तो टी कैलकुलेट करोगे तो टी का वैल्यू भी कितना आएगा, मॉड ऑफ सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बी अपॉन ए के मॉड का होल स्क्वायर और सी अपॉन ए के मॉड का होल स्क्वायर। तो ये बी अपॉन ए और सी अपॉन ए कैलकुलेट कीजिए, वही के स्क्वायर K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर के रूप में आपका वैल्यू आएगा, जिससे क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको आसानी रहे कि जो R का वैल्यू है वो आएगा K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A डिवाइडेड बाई K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A प्लस 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, और जो t का वैल्यू आएगा 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A प्लस 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर। जहाँ K1 और K2 की वैल्यू पुट करना है, इन्वर्स के रूप में भी लिख सकते हो आप, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। और अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन kx जो होगा वो क्या होगा, e की पावर आयोटा kx माइनस e की पावर माइनस आयोटा kx डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और cos kx जो होता है वो होगा e की पावर आयोटा kx प्लस e की पावर माइनस आयोटा kx डिवाइडेड बाई 2। ये वाली वैल्यू आप ध्यान रखना और ये आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। तो ये आपका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो भी होगा वो अपन जो आपका केस है, या केस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो आपका है स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। एक अल्फा डिके है, रामसर-टॉमसन इफेक्ट है, तो आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।